The Facebook live session of CK Birla Hospital RBH. Today we are on with the third session of our physiotherapy week, starting from Wednesday. Today I have Dr. Neeraj Sharma with me, and he's our neurophysiotherapy consultant. And today we would like to discuss with him what is neurophysiotherapy and how does it help us in various neurological problems. सर वेलकम। सर आपसे पहले हम तो जानना चाहेंगे कि न्यूरो फिजियोथेरेपी है क्या, एंड एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप हमारे ऑडियंस को समझा सकें इसके बारे में सर। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे न्यूरो फिजियोथेरेपी के बारे में। तो न्यूरो फिजियोथेरेपी में हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग कंडीशन होती है, जिसमें हम कई तरह की कंडीशंस और कई तरह के सिम्टम्स देख सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों का कमजोर होना, चलने में संतुलन का बिगड़ना, कई पेशेंट में किसी काम को करने के लिए कोऑर्डिनेशन का बिगड़ना, या फिर कह सकते हैं कि खाते समय निगलने में प्रॉब्लम होना या फिर बोलने में तकलीफ होना। इस तरह के कई सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें न्यूरो की कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। और वो कंडीशन जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है जो कि है स्ट्रोक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ब्रेन स्ट्रोक है, और कई सारी मोटर न्यूरॉन कंडीशंस भी हैं, और जैसे अटेक्सिया हुआ, पार्किंसन हुआ। इस तरह की कई सारी कंडीशन जो कि हम जिसका हम इलाज करते हैं वो सारी हम न्यूरो फिजियोथेरेपी में करते हैं। सर आपने बताया कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में न्यूरो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सो दैट पर्सन कम्स बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। बट हम जो बहुत कॉमन देखते हैं, और आई थिंक ये नंबर्स भी बहुत बढ़ते हैं, विच इज स्ट्रोक, जो कि ऑलमोस्ट आदमी बेड रिडन हो जाता है, बहुत सारा उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो हियर सर फिजियोथेरेपी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे आप लोग पेशेंट को रिवाइव करते हैं? जी, आजकल जो देखा जाता है सपना जी की स्ट्रोक जो है न्यूरो के अंदर बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है, जिसमें हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स के अंदर एक साइड के चेहरे का लकवा हो जाता है, एक साइड के शरीर का लकवा हो जाता है, या फिर चेहरे का लकवा हो जाता है किसी पेशेंट में, किसी में एक हाथ का लकवा हो जाता है, या किसी पेशेंट में दोनों पैरों का लकवा हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन हमें स्ट्रोक के केसेस में देखने को मिलती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। तो इसमें हमारे फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसके अंदर हम पेशेंट को जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट को उसकी मांसपेशियों की अकड़न को रोका जा सकता है, और पेशेंट की डिफॉर्मिटी ना हो तो हम उस डिफॉर्मिटी के लिए पहले ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं और पेशेंट को डिफॉर्मिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, और पेशेंट की मसल पावर को इम्प्रूव भी करते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और एक्टिविटी में लाया जा सके, उससे कि पेशेंट की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और उस पेशेंट को हम इंडिपेंडेंट बना के और पेशेंट को एडीएल एक्टिविटीज करने के लिए हम रेडी कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सर फ्रेंड्स, जैसे सर ने कहा कि न्यूरो फिजियोथेरेपी स्ट्रोक पेशेंट को एक दो इम्पोर्टेंट चीज सर ने कहा कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिपेंडेंसी ऑन अदर्स कम करने में बहुत बड़ा रोल करती है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड विद स्ट्रोक पेशेंट्स कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जी पाते हैं। बट सर एक जो कंफ्यूजन है, जो लोगों को लगता है कि हमें फिजियोथेरेपी स्टार्ट कब करनी चाहिए when somebody has a stroke, तो वो उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? जी, How early we should start that? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि कई मरीजों के अटेंडर का रहता है दिमाग में, या पेशेंट का भी कंप्लेन रहता है कि फिजियोथेरेपी कितना जल्दी शुरू कर देना चाहिए, या स्ट्रोक अटैक होने के बाद कितना जल्दी हम उसका रिहेब प्रोग्राम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमें जैसे हमारे रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल के अंदर जैसे पेशेंट एडमिट अगर आईसीयू में है, तो हम फिजियोथेरेपी प्रोग्राम आईसीयू से ही स्टार्ट कर देते हैं, और अगर पेशेंट वार्ड में एडमिट है तो हम पेशेंट का रिहेब प्रोग्राम वार्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका हमारा मेन गोल होता है कि हम जितना जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, उस पेशेंट को हम उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी में ला सकते हैं, और उस पेशेंट को उतना ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। सर अभी जैसे आपने बहुत इजी और सिंपल वे में हमें बताया कि कंफ्यूजन भी दूर कर दिया कि हमें कितने जितना हो सके हमें जल्दी से जल्दी इनफैक्ट स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक आप कॉल लेते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं। तो एक्चुअली सर थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ कर सकें, आप किस तरह से इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं कि द मोमेंट द पेशेंट कम्स
in ICU or what? So how do you deal with these patients? जी। हाँ, सपना जी, कई जनों का जैसे हम पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, तो हम सबसे पहले पेशेंट का सबसे पहले असेसमेंट लेते हैं। उसमें पेशेंट की फंक्शनल एबिलिटी को हम पता करते हैं कि पेशेंट क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा। पेशेंट को कहीं निगलने में तकलीफ तो नहीं है, पेशेंट को कहीं बेड सोर तो नहीं है। इन सब चीज़ों का हम असेसमेंट लेते हैं पेशेंट का। इन असेसमेंट लेने के बाद पेशेंट को हम एक रिहैब प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिसके अंदर हम जैसे मरीज की बहुत कम पावर है तो उसका भी असेसमेंट लेते हैं। तो पावर के हिसाब से हम धीरे धीरे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जब जीरो पावर है पेशेंट की, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, तो पेशेंट को शुरुआत में हम खुद एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद उसमें पोजीशन का ध्यान रखते हैं। पेशेंट के कंधे की मांसपेशियां बहुत कमजोर होती तो उस कंधे का भी पोजीशन का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हाथ को बिल्कुल सीधा रखवाते हैं, हथेली ऊपर रहनी चाहिए, पैर उसका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बार बार पोजीशनिंग कराते रहते हैं पेशेंट की, जिससे कि बेड सोर नहीं हो। कई बार पेशेंट को हम बेड से व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन भी कराते हैं, इससे पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते हैं। अब पेशेंट में जैसे जैसे पावर इंप्रूव होती जाती है, तो पेशेंट को हमारा सिटिंग इनपुट देना, और फिर और फर्दर पावर इंप्रूव होती है तो पेशेंट को स्टैंडिंग इनपुट देना, खड़ा करना, धीरे धीरे वॉक कराना। और हमारे जैसे डिपार्टमेंट में हमने बताया था कई सारे इक्विपमेंट है, जैसे पैरेलल बार, तो उसमें हम उसको गेट की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट को धीरे धीरे ये प्रोग्राम डेवलप करके पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इससे हम क्वालिटी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत बार लोगों को निगलने में दिक्कत होती है। ये बहुत कॉमन देखा गया है कि सर स्ट्रोक के पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है, और इसमें फैमिली मेंबर्स को भी सर टोटली इन्वॉल्व हो जाना पड़ जाता है उसको खिलाने में, और फिर भी वो चीज़ उनके निगलने में दिक्कत होती है। तो हाउ डू ट्रीट दिस विद फिजियोथेरेपी? जी। तो जैसे कि कई पेशेंट होते हैं जिसमें स्ट्रोक के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हम ये वाली कंडीशन भी आती है जिसमें पेशेंट को निगलने में तकलीफ होती है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो डिस्फेजिया के लिए हमने हमारे कंसल्टेंट के साथ मिल के और कई पेशेंट पे हमने रिसर्च करके एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है जिसको हम डिस्फेजिया मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो डिस्फेजिया मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी का यूज लेते हैं और पेशेंट पे हम उसको अप्लाई करते हैं, जिसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। और कुछ दिनों बाद में पेशेंट को ट्रेनिंग देते हैं, स्टार्ट कराते हैं खिलाना, उससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। सो फ्रेंड्स, सर ने जो कहा है, आई थिंक वी शुड रिमेम्बर दिस कि स्ट्रोक पेशेंट्स में अगर निगलने में दिक्कत हो रही है तो डिस्फेजिया मैनेजमेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है। सो आई थिंक वी शुड नॉट गेट वरीड कि अगर निगलने में दिक्कत हो रही है तो हम कैसे मैनेज करेंगे घर में। वी शुड गो टू अ कंसल्टेंट एंड स्पीक अबाउट डिस्फेजिया मैनेजमेंट एंड टेक द ट्रीटमेंट। सर, एक चीज आपसे बताना चाहते हैं कि स्ट्रोक ऐसा पेशेंट है, सिर्फ पेशेंट को नहीं, उनकी अटेंडेंस और उनकी फैमिलीज को भी मेंटली और फिजिकली इफेक्ट करता है। तो सर, आप कैसे काउंसिल करते हैं ऐसे अटेंडेंट्स को कि जो, क्योंकि उन्हें घर जाके तो थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी उन्हें ही कराना पड़ता है, तो हाउ डू यू हेल्प दैट अटेंडेंट्स टू काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी? इसमें जैसे पेशेंट को जैसे घर में किसी सदस्य को लगवा आ रहा है, तो उससे घर वालों पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है इससे। तो क्योंकि वो पेशेंट पूरा डिपेंडेंट हो चुका होता है घर वालों पे, क्योंकि उसकी मांसपेशियां बिल्कुल काम नहीं कर रही होती है। टॉयलेटिंग वगैरह करवाना, पेशेंट को उठाना बैठाना खिलाना, ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट के घर वालों पे बर्डन जैसा लगता है। तो इसके अंदर हम पेशेंट के अटेंडेंट की काउंसिल करते हैं कि आपको पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना है, पेशेंट को एक्टिविटी करानी है। और पेशेंट को जैसे यहाँ हमारे वार्ड में शिफ्ट करते ही अटेंडेंट को हम बुला लेते हैं, जिससे पेशेंट को अटेंडेंट को डे फर्स्ट से ही हम सारे एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो भी चल रहा होता है वो सिखाना शुरू कर देते हैं। अटेंडेंट को बताते हैं कि पोजीशन करवट दिलाते रहना है बार बार, और हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवाते रहना है, दिन में 2-3 बार कसरत करवानी है, और पेशेंट को बिठाना है, ज़्यादा लेटा के नहीं रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में अटेंडर की काउंसिल करते हैं। और साथ ही जैसे कंधे की मांसपेशियां कमजोर होती है तो कई बार कंधे को अपन खींच लेते हैं, तो उसकी वजह से बाहर निकल जाता है, जिसको हम पार्शियल डिसलोकेट कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। तो पेशेंट को जैसे अपन हाथ ऊपर दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी कंप्लेन कई बार आने लगती है, तो घर वालों को शुरू से ही इसके बारे में समझा के चलना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से इन सब कंडीशन के बारे में साइकोलॉजी काउंसिल करी जाती है। घर में भी पेशेंट को बार बार बैठाना, ज़्यादा लेटा के नहीं रखना, इन सब चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है। और
जिससे पोजीशनल में जैसे हाथ बिल्कुल सीधा रहे और फुट ड्रॉप के केस में पैर के नीचे तकिया लगा के रखे, जिससे कि ओके। पंजा ज़्यादा नीचे लटका नहीं रहे और मांसपेशियाँ अकड़ी नहीं रहे। इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करके घर पे भेजा जाता है। सर एक कॉमन प्रॉब्लम एज अ लेमैन मैं आपसे पूछना जी, चाहती हूँ कि जैसे आई हैव सीन इन माय फ्रेंड्स फैमिली हु हिज फादर हैड पैरालिसिस। फिजियोथेरेपी में सर जब डॉक्टर उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो वो कोऑपरेट कर लेते हैं, जी, बट जब वो फैमिली कराने की कोशिश करती है तो वो इरिटेट होते हैं, दे डोंट कोऑपरेट दैट मच। जी, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दी फैमिली मेंबर्स कि हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि कई बार होता है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करा रहे होते हैं या डॉक्टर एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, तो उसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील करते हैं। जी। लेकिन अटेंडर करा रहे होते हैं तो रोना या फिर यूँ कहते हैं कि एक्सरसाइज को विथड्रॉल करना मतलब नहीं कराना, तो राइट। ये उनका कॉमन रहता है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको एक्सरसाइज तो करानी है, एक्सरसाइज विथड्रॉल नहीं करना है, लेकिन अगर मांसपेशियाँ अकड़ चुकी है तो उसके लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि हम बता के भेजते हैं, वो करा रहे हैं तो उतना अधिक लेवल तक नहीं कराएँ जिससे कि मरीज को दर्द हो। आप उसको शुरुआत में बहुत कम या कह सकते हैं मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट कराएँ, मिनिमल स्ट्रेचिंग कराएँ, उसके बाद धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाएँ। तो जैसे-जैसे मांसपेशियाँ रिलैक्स होती चली जाएगी, पेशेंट को भी आराम मिलता चला जाएगा और आप भी मतलब कि जो अटेंडर हैं वो भी कंटिन्यू एक्सरसाइज करा सकते हैं। उससे पेशेंट कंफर्टेबली आराम से एक्सरसाइज करा सकता है। सर अगर जैसे एक्सरसाइज हम आई एम एज एन जी, अटेंडेंट, मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ जी। और कराते कराते उनको शायद थोड़ा सा दर्द हो जाए, बिकॉज जितना कंफर्ट से आप कराते हैं शायद हम, तो उस सिचुएशन में अगर कोई पेन हो रहा है तो हम उसमें क्या दे सकते हैं? कोल्ड पैक, हॉट पैक या कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं? वैसे तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर अगर मांसपेशियाँ अकड़ी हुई हैं तो आप उसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट जैसे कॉमन मोडालिटीज़ हम काम में लेते हैं। जी। तो मांसपेशियों के अकड़न के केस के अंदर आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट करवाते हैं। जी। उसमें हॉट एंड कोल्ड पैक तो हम मोस्टली अवॉइड कराते हैं, लेकिन आप मोडालिटीज़ या फिर उसको वेट बेयरिंग एक्टिविटी कराओ। ओके। जितना वेट बेयरिंग एक्टिविटी कराएँगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएँगे तो ओके। मांसपेशियाँ रिलैक्स होगी उसके अंदर। और अगर फिर भी अगर ज़्यादा तकलीफ है तो हमारे पास टेंस मोडालिटीज़ है जो कि पेनरिलीफ मोडालिटी है, अल्ट्रासाउंड मोडालिटी है जो कि हम अप्लाई करते हैं, उससे हम दर्द में आराम दे सकते हैं। सर एनी सेफ्टी टिप जो स्ट्रोक के पेशेंट्स आइदर यहाँ आते हैं फिजियोथेरेपी कराने में या जब घर पे करते हैं, क्या चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको कहीं चोट ना लगे? कितनी बार होता है सर हम लोग एज एन अटेंडेंट अगर डॉक्टर ने 10 बार बोला है हम सोचते हैं वो कंफर्टेबली 10 बार में तो हम ज़्यादा कराने लग जाते हैं। जी। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम घर पे एक्सरसाइज कराते हैं? घर पे अगर अपन एक्सरसाइज करा रहे हैं तो कई बार हाँ, हम बता के वैसे कि 2 से 3 बार एक्सरसाइज कराइएगा, हाँ। लेकिन अटेंडर को लगता है कि कि वो कर हम रहे जितना ज़्यादा कराएँगे उतना ज़्यादा हैं इम्प्रूवमेंट राइट, ये आएगा। सर होता है। तो उसके अंदर ये रहता है कि पेशेंट को उसी लेवल तक एक्सरसाइज कराएँ कि पेशेंट थके नहीं। अच्छा, आप दिस इज हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार एक्सरसाइज कराएँगे फिर वही बात आ जाएगी कि अटेंडर से पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कराता है। हाँ। तो उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है। ओके। तो आपको दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज कराओ, उसके बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखें आप। उससे पेशेंट की मांसपेशियाँ थकेगी भी नहीं, पेशेंट की एनर्जी भी ज़्यादा बर्न नहीं होगी और पेशेंट जिस टाइम भी एक्सरसाइज कराएगा, वो बिल्कुल आपके साथ फुल कॉन्फिडेंटली आपके साथ इन्वॉल्व होके आपके साथ एक्सरसाइज भी करा पाएगा। सर लास्ट नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, एनी मैसेज या एनी सजेशन कुछ आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? हाँ, मेरा कॉमन मैसेज तो ये रहेगा कि जैसे आप फ़ॉलो-अप पे पेशेंट को जैसे हम फिज़ियोथेरेपी सिखा के भेजते हैं, कहीं जैसे विलेज के पेशेंट होते हैं, गाँव के पेशेंट होते हैं, तो हम एक्सरसाइज सिखा के भेजते हैं, फिर उन्हें हम कहते हैं कि जैसे-जैसे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आता है, तो आप दोबारा फ़ॉलो-अप पे जब भी आएँ, एक बार फिज़ियोथेरेपी से मिलके ज़रूर जाएँ। जी। लेकिन कई बार होता है कि अटेंडर पेशेंट को डॉक्टर से दिखा के और सीधा घर पे चला जाता है, राइट। लेकिन फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नहीं जाता या फिज़ियोथेरेपिस्ट से नहीं मिलता। ओके। तो हमारा ये मानना है कि अटेंडर को पेशेंट को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लाना चाहिए, जिससे कि हम उसका रीअसेसमेंट कर पाएँ, पेशेंट की फंक्शनल एबिलिटी दोबारा चेक कर पाएँ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितनी फंक्शनल एक्टिविटी वो कर पा रहा है, हाथों के कितने फाइन मूवमेंट वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पंजे में मूवमेंट आया है या नहीं आया है। इन सब चीज़ों का हम रीअसेसमेंट लेके उसको दोबारा और भी एक्सरसाइज बता पाएँ और जितना आ गया है उससे सुपर स्पेशल एक्सरसाइज उसको बताई जाए। उससे कि पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है।
सो ऑडियंस, हमने आज डॉक्टर नीरज से ये समझा है कि अगर स्ट्रोक है तो वी डोंट हैव टू वरी कि हम लाइफ को आगे कैसे जिएंगे. वी कैन लीव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम एक अच्छे फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसकी चीज़ों को माने और करें. एंड जैसे सर ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉलो अप जरूर रखें, बिकॉज जो बॉडी आपकी शायद पहले थी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी और करते करते शायद इट इज रिस्पॉन्डिंग मोर, तो चेंज ऑफ एक्सरसाइजेस एक स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं. सो प्लीज डोंट miss your follow-up, which is a very important message given by Dr. Neeraj Sharma. If you have any further questions related to neurophysiotherapy or any ailment which you think कि आपकी neurological problem की वजह से you are not able to do your day-to-day life or something, and you want to carry out some treatment without medicine, you can always take help of a specialist in physiotherapy training. If you have any doubts, you can call anytime to CK Birla Hospital RBH at 014130900309. Our team of physiotherapists is always ready to solve your issue. Thank you. Sir and audience, we would like to share you one thing. At 4 o'clock, our team of doctors from CMRI Kolkata would be live with you on physiotherapy. So please stay tuned and get more information from the experts from CMRI. Thank you.